लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में एक ऑफिसर और 2 जवानों के शहादत की खबर है। 40 साल में एलएसी पर ऐसा पहली बार हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की खबर है और एक ऑफिसर समेत 3 लोगों के शहीद होने की खबर मिल रही है। 40 साल में एलएसी पर ऐसा पहली बार हुआ है। कभी कोई गोली नहीं चली, कभी कोई इस तरीके की झड़प नहीं हुई कि कहीं पर किसी के शहादत की खबर आए। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, एलएसी पर भारतीय जवानों के शहादत की खबर और झड़प की खबर चीन के सैनिकों के साथ। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हुआ है? सुशांत, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो 40 साल में नहीं हुआ, जिसका हमेशा से अंदेशा लगातार भारतीय सेना को लगा रहा था कि चाइनीज पीएलए लगातार इस जो प्रेशर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग पॉइंट पर। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान का इलाका, वो इलाका जहां पर चाइनीज पीएलए ने अपने टेंट लगाए, अपनी आर्टिलरी गन्स लगाई, साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लगाया। और ये जानकारी मिल रही थी कि वो 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हुए हैं। दरअसल उस जगह पर कल देर रात झड़प हुई भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जो जवान थे उनके बीच, और ये झड़प इतनी ज्यादा उपद्रव में तब्दील हो गई जिसमें एक ऑफिसर और 2 जवान भारतीय सेना के ये शहीद हो गए। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहला मौका था जब 3488 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के गलवान इलाका, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, अक्साई चीन से जुड़ा हुआ गलवान नाला जो कि श्योक नदी में आके मिलता है, डीएसडीबीओ का ये पूरा रोड स्ट्रेटेजिक रोड है। यहां पर भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और यहीं पर आमने सामने यानी फेस ऑफ की कंडीशन पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान थे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक पूरी तरह से ये उपद्रव मचा और उपद्रव मचने के बाद चाइनीज पीएलए के साथ झड़प हुई। ये झड़प करीबन 2 से 3 घंटा चली। उसी दौरान एक ऑफिसर समेत 2 जवान इसमें शहीद हो गए भारतीय सेना के। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 1962 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि देश बदल गया है और उसके बाद पिछले 40 साल में एक भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन अब चाइनीज पीएलए की इस हरकत से बिल्कुल साफ हो गया है कि दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बना है। और इसीलिए जो त्रिशूल डिवीजन के कमांडर हैं वो इस पर मौके पर पहुंचे हैं। मेजर जनरल जो हैं वो यहां पर पहुंचे, ब्रिगेड कमांडर गलवान के इलाके में पहुंचे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कल ही ब्रिगेडियर लेवल और साथ में बटालियन कमांडर लेवल बातचीत हुई, सीओ लेवल बातचीत हुई। लेकिन आप समझ लीजिए कि रात होते होते ये उपद्रव में तब्दील हो गया और दोनों के बीच इतनी झड़प हुई जिसकी वजह से भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 2 जवान की इसमें शहादत हुई है। एक बार हम आपको फिर से बता दें, 3488 किलोमीटर का ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 1500 किलोमीटर का ये लद्दाख का पूरा रीजन, जिसमें गलवान का इलाका मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लगातार भारतीय सेना आमने सामने थी कि चाइनीज पीएलए गलवान के इलाके में ना पहुंचे और दबाव बनाने की जो रणनीति थी चाइनीज पीएलए की, जिसमें उन्होंने अपने टेंट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अपने आर्मर्ड, अपनी आर्टिलरी लगा रखी थी। दरअसल को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना के जवान उसी बंदोबस्त के साथ 1:1 के रेशो में वहां पर ठीक सामने डटे हुए थे। ब्रिगेडियर लेवल और कमांडिंग ऑफिसर लेवल बातचीत हुई इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। लेकिन उसके बावजूद भी देर रात होते होते ये मामला और ज्यादा बढ़ा और बढ़ने के बाद इसमें ऑफिसर और साथ में 2 जवानों की शहादत हुई है। बहुत बड़ी खबर है मनीष, ये कि जो 1962 के बाद कभी नहीं हुआ वो आज सुनने को मिल रहा है। एलएसी पर भारतीय जवानों के शहादत की खबर है। चीन के सैनिकों के साथ जो झड़प हुई है वो इस हद तक चली गई कि एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। 40 साल में पहली बार एलएसी पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। चीन के साथ जो एलएसी है वहां पर कल रात बताया जा रहा है ये 2 से 3 घंटे झड़प चली है, जिसमें कि ये वाकया सामने आया, ये घटना सामने आई है। 3 लोगों के शहादत की खबर है। इसमें एक ऑफिसर और 2 जवान भारत के शामिल हैं। और यह तब हुआ है उस गलवान वैली में जहां पर
भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी। कुछ दिन पहले दोनों तरफ की फौजें जो हैं वो पीछे गई थी और ऐसा लगने लगा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बाद तनाव और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मनीष, एक बात और बताइए कि जब सैनिक पीछे जाने लगे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये झड़प हो गई और जो शहादत हुई है वो कैसे हुई है? गोली चली है, क्या हुआ है? सुशांत अभी समय अभी का अपडेट आपको दे दें कि सीनियर ब्रिगेड कमांडर लेवल और साथ में मेजर जनरल रैंक ऑफिसर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, गलवान के इलाके में है। त्रिशूल डिवीजन के जीओसी खुद वहां पर मौजूद हैं। 114 ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर है वो वहां पर पहुंच गए हैं। 70 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर वो हैं, साथ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस वहां पहुंचे हैं। इसकी पूरी जानकारी नॉर्दर्न कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर को दी गई है और यही जानकारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रक्षा मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी गई है। और ये अभी तक का बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, दरअसल ये पूरी कार्रवाई तब हुई जब ब्रिगेड कमांडर लेवल बातचीत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और हॉट स्प्रिंग के इलाके में हुई। गलवान का ये पूरा इलाका जो कि मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, 1899 में गलवान रसूल के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा। अक्साई चीन के अंदर ये जब आया तो उसके बाद से लगातार यहां पर चीन प्रेशर बना रहा था और यही वजह है कि जब पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 में आमने सामने हुए तो उसके बाद इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए चीन ने इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश की। चाइनीज पीएलए ने जब इसे डोमिनेट करने की कोशिश की तो गलवान के इस इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का इस पूरे एरिया में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया और डिप्लॉयमेंट करने के साथ साथ चाइनीज पीएलए की तरफ से उनके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी व्हीकल्स और साथ में जो उनके टेंटेज है वो उन्होंने इंक्रीज किया। करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में अपने ट्रूप्स को यहां पे डिप्लॉय किया। यह कोशिश की जा रही थी कि ये साधारण तरीके से भारतीय सेना इनको पीछे की तरफ खदेड़े, पीछे की तरफ करे, इसीलिए बातचीत की गई। कोर कमांडर लेवल जबकि बातचीत हुई जिसमें 14 कोर के कमांडर जनरल हरिंदर और साथ में चाइनीज पीएलए के साउथ शिनजियांग रीजन के जो कमांडर हैं मेजर ल्यूलिन, वो उसमें मौजूद थे। उसके बाद ये लगा कि अब ये कम होगा, क्योंकि मिलिट्री टॉक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक बातचीत की जा रही थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उससे उलट। और जब कोर कमांडर लेवल की बात हुई उसके बाद मेजर जनरल रैंक ऑफिसर की 3 बार बात हो चुकी है, ब्रिगेड कमांडर और कर्नल लेवल ऑफिसर की इसमें बात हुई, लेकिन वो सब एक तरीके से बेनतीजा निकलती है जब देर रात ये पूरा मामला एक बार फिर से प्रेशर टेक्निक्स अपनाते हुए चाइनीज पीएलए भारतीय सेना के जवानों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। वो आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच भारतीय सेना के ऑफिसर और जवानों जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए भारतीय सेना के इस ऑफिसर ने आगे उनको रोकने की कोशिश की। झड़प बहुत ज्यादा मची और फिर उसके बाद इसमें वो शहीद हुए। औपचारिक तौर पर अभी यही बताया गया है, हमने ये बिल्कुल साफ तौर पर पूछा क्या फायरिंग हुई, क्या स्टोन पेल्टिंग हुई, क्या आपस में हाथापाई हुई। ऑफिशियल इसमें जो अकाउंट है उसका वेट करना होगा सुशांत, लेकिन ये अभी तक की मनीष एक बात और बताइए, मनीष एक बात और बताइए कि क्या कैजुअलिटी दूसरी तरफ भी हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए ये सुशांत कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम आपको बता दें 5 और 6 तारीख यानी 5 और 6 मई को जब सबसे पहले पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 में ये हुआ, फेस ऑफ हुआ, वहां से इसको कनेक्ट करके आप देखेंगे तो उस दौरान भी जो भारतीय जवान हैं उनकी इंजरीज हुई थी, बताया गया। साथ में जो कमांडिंग ऑफिसर थे उस यूनिट के उनको इंजरीज हुई थी, चाइनीज पीएलए की तरफ लोगों की इंजरी हुई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कुछ भी चाइनीज पीएलए की तरफ से नहीं कहा गया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, सीसीटीवी हो, वो पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। और यही वजह है कि वहां की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस में हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक साफ तौर पे कहा गया कि जो इंजरीज हैं वो चाइनीज पीएलए की भी थी। अब उसी के सिमिलरली आप इस गलवान के इलाके में आए जो करीबन पेंगोंगसो से गलवान और बीच में गोगरा पोस्ट पड़ता है। गोगरा पोस्ट में भी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने थी, झड़प बहुत ज्यादा हुई, उसमें भी इंजरीज थी, लेकिन फिर से चाइनीज पीएलए ने कुछ नहीं बताया और बिल्कुल वो चुपचाप रहे और साइऑप्स करते रहे। और यही वजह है कि गलवान इलाके में जहां टेंशन सबसे ज्यादा था, क्योंकि यहां पर एक फीडर रोड तैयार हो रही थी, डीएसडीबीओ रोड, जिसे दुर्बुक श्योक दौलत बे गोल्डी रोड कहते हैं। 255 किलोमीटर का ये रोड दुर्बुक से लेकर डीबीओ तक का है, जो कि मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और ये भी बता दें जो डीबीओ का ये पूरा एरिया है दरअसल वो अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना
पाकिस्तान और भारत की ये पूरी की पूरी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की ये रेखा है। इसीलिए डीबीओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे थे, ट्रुप मूवमेंट हो रही थी, उसके बाद से लेकर अभी तक चाइनीज पीएलए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ये आप समझ लीजिए, इसी प्रेशर की वजह से उन्होंने करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे गए थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर उन्होंने गलवान के इस लोकेशन को नहीं छोड़ा था। और यही वजह है कि लगातार चाइनीज डिप्लॉयमेंट सेकंड लेयर पर हो रहा था। सुशांत, फर्स्ट लेयर जो है उसमें उन्होंने अपनी संख्या जरूर कम की थी, लेकिन सेकंड लेयर पे अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, अपने आर्मर्ड व्हीकल, अपनी आर्टिलरीज उसी तरीके से डिप्लॉय किया था। और यही वजह है कि जब भारतीय सेना बिल्कुल अडिग रही, डटी रही कि कहीं से भी वो पीछे नहीं हटेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल चलता रहेगा, उसके बाद से चाइनीज पीएलए लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहा था। तो अनुमान के मुताबिक जो इस समय मिलिट्री ऑपरेशंस में हमारे सीनियर ऑफिशियल सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक चाइनीज पीएलए को भी इंजरी हुई है, लेकिन हम इस बात का एहतियात बरत रहे थे कि कहीं से भी कोई इंजरी कैजुअलिटी में कन्वर्ट ना हो और उपद्रव ऐसा ना मचे। इसीलिए वेपन होते हुए भी भारतीय सेना ने कभी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि जब चाइनीज पीएलए इसी गलवान के पॉइंट पर ट्रक के अंदर, जिसके अंदर सामान रखा जाता है, उसमें चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स को छुपा कर लेकर आए, उसमें डंडे, कटीली तारे, साथ में पत्थर लेकर आए, उसके बावजूद भी भारतीय सेना के जवानों ने अपने हथियारों को पीछे रखते हुए एक ढाल की तरह, एक दीवार की तरह चाइनीज पीएलए के सामने खड़े हो गए, ताकि गलवान नदी का ये एरिया जो कि शौक में आके मिलता है, शौक नदी में आकर मिलता है, उसके सामने वो अडिग होकर खड़े रहे, कहीं से भी उनको अंदर ना आने दें। और यही वजह है कि कल देर रात एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल सुबह करीबन 10:30 से 12 बजे के बीच में ब्रिगेडियर लेवल बातचीत हुई, जिसमें ब्रिगेड कमांडर्स मौजूद थे, चाइनीज पीएलए के सीनियर कर्नल मौजूद थे। इनकी बातचीत हुई और पॉजिटिव नोट पे इस बात को रखा गया कि जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको माना जाए और इसके लिए आगे की बात की जाएगी। मिलिट्री लेवल और साथ में जो डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत है वो चलती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा ज्यों का त्यों निकला। जो 40 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है, और वो पहली बार ऐसा है। और देखिए, ये तब हुआ है मनीष, जब बातचीत चल रही थी। आप कह रहे हैं दिन में बातचीत हुई है और उसके बाद रात में यह खबर मिलती है कि झड़प होती है। वो झड़प जो है वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि भारतीय जवानों की शहादत हो जाए। एक ऑफिसर और 2 जवानों की शहादत की खबर मिल रही है। 40 साल में जो एलएसी पर नहीं हुआ वो हो रहा है, और वो हुआ है कि वहां पर इस तरीके की झड़प हो जाए कि जान चली जाए, शहादत हो जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प की खबर मिल रही है। 3 भारतीय सैनिकों के शहादत की खबर है, जिसमें 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। और मनीष, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि भारत का रिस्पांस क्या है। कल रात की घटना है, उसके बाद ये पहले लोकेशन दिखा दूं दर्शकों को कि ये वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि झड़प हुई है। ये आप जो इलाका देख रहे हैं, ये गलवान वैली का इलाका है जो लद्दाख में पड़ता है। और वहां पर अलग अलग जो आप लाल पॉइंट्स देख रहे थे, वो दरअसल फिंगर्स हैं, फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 12, इस तरीके के फिंगर्स बनाए गए हैं उस जगह को मार्क करने के लिए। और वहीं पर यह बताया जा रहा है कि झड़प हुई है। मनीष, भारत का रिस्पांस क्या है कल रात से लेकर अब तक में? देखिए, अभी ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक और खासतौर पे जो इस समय एमईए में और साथ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में जो हमारे सीनियर ऑफिशियल सोर्सेज हैं, यानी आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर 14 कोर और नॉर्दर्न कमांड, ये बताना जरूरी है कि इस पूरे एरिया का जिम्मा 14 कोर के पास है, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहते हैं। और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी खुद इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। इसकी पूरी डिटेल, एक एक डिटेल इस समय सीनियर ऑफिशियल्स के तौर पर जब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ में आर्मी चीफ को दी गई। आर्मी चीफ ने जल्द ही पूरी जानकारी इसकी रक्षा मंत्री और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दी, और यह जानकारी एनएसए ने सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है, जिसमें पूरी डिटेल के साथ दी गई है। जो ये सीनियर रैंक ऑफिसर है, दरअसल अभी हम उसको बहुत ही उसके बारे में पूरी जानकारी सुशांत आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक उनके परिवार के लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए हम अभी उनके सिर्फ सीनियर रैंक ऑफिसर जो है वो बोल रहे हैं और साथ में 2 जवानों की बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों के नाम हमारे पास हैं, डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उसके तहत हम उनका नाम नहीं बता रहे। अब सुशांत, बात
जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट के लेवल पर ये एक ऐसा मसला है, ऐसा मामला है। चाइनीज पीएलए के साथ लगातार भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए एंगेज हो रही थी। आपको बता दें 2013 में जब जब देपसांग हुआ उस दौरान भी इन्होंने टेंट लगाया, बातचीत के बाद पीछे किया गया। मनीष, हम इतिहास में थोड़ा जाएंगे, पहले अभी इस वक्त की बात करें। मनीष, ये जो लोकेशन है जहां पर झड़प हुई है, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है? फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच कहां पर है? देखिए सुशांत, आपको बता दें, आप इस तरीके से समझिए कि पैंगोंग त्सो का जो पूरा एरिया है, पैंगोंग त्सो का एरिया एक एक्सिस पे है, और जब हम इधर की तरफ जाते हैं, तांगसे से होते हुए जाते हैं, तो उसके दूसरी तरफ पड़ता है डीएसडीबीओ रोड। एरियल डिस्टेंस करीबन 120 से 130 किलोमीटर होगा। और ये जो पैंगोंग त्सो का फिंगर 4 फिंगर 5 पॉइंट है वो अलग एक्सिस है, और गलवान का जो ये एरिया है वो बिल्कुल अलग एक्सिस है। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं कि पैंगोंग त्सो का फिंगर 4 फिंगर 5 लोकेशन ये वाली साइड है, और इससे जस्ट अलग यानी जो ये तांगसे का मेन रोड है, तांगसे के रोड से डुरबुक होते हुए जब डुरबुक से आप डीबीओ की तरफ जाते हैं, यानी 255 किलोमीटर का ये रास्ता है, वहां पे करीबन 150-200 किलोमीटर पार करने के बाद एक फीडर रोड बन रही थी। उसी फीडर रोड के निर्माण के काम में जब चाइनीज पीएलए ने प्रेशर बनाना शुरू किया और कहा कि हम ये रोड नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये रोड गलवान, जो कि 1899 में गलवान रसूल के नाम पर, रसूल गलवान के नाम पर इस गलवान वैली का नाम पड़ा। और फिर ये जो रास्ता है ये स्ट्रेटेजिक रोड है, क्योंकि अक्साई चीन से होते हुए ये सीधा श्योक नदी में आकर मिलता है, और श्योक नदी कनेक्टिंग एक नदी है जो कि डीएसडीबीओ रोड के लिए स्ट्रेटेजिक लाइन है। इसीलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिज का निर्माण किया था, उस दौरान भी चाइनीज पीएलए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और ये फीडर रोड पूरी तरीके से तैयार किया गया। और ये फीडर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ही चाइनीज पीएलए लगातार अपनी आपत्ति जता रहा था। तो आप ये समझ लीजिए सुशांत, एक तरफ पैंगोंग त्सो का फिंगर 4 फिंगर 5 लोकेशन था जहां पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने है, तो वहीं हॉट स्प्रिंग यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 के बीच का ये एरिया गलवान के इलाके का एरिया, एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, मैं इस पर लौटूंगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैप पर हम दर्शकों को दिखाते हैं कि एलएसी में कहां पर क्या हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको देखिए, एक तरफ चीन की सेना, दूसरी तरफ भारतीय सेना, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, बीच में आप जो झील देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वहां पर अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जिन्हें फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर 12 इस तरीके से नाम दिया गया है। यहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में भारत और चीन की सेना आमने सामने थे, और अब यह बताया जा रहा है कि वहां पर कल रात झड़प हुई है। झड़प भी ऐसी नहीं कि थोड़ी देर चली, 2 से 3 घंटे झड़प चली है, और उसमें भारतीय जवानों की शहादत की खबर मिल रही है। उस तरफ क्या कैजुअल्टी हुई, उस तरफ चीन के सैनिकों को क्या नुकसान पहुंचा, यह अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। मनीष के पास कुछ और जानकारी है। मनीष। सुशांत, पहले तो हम आपको बिल्कुल बता दें कि पैंगोंग त्सो का एक्सेस अलग एक्सेस है, ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आपको मैं दिल्ली के मैप में समझाऊं तो गुड़गांव और नोएडा की दूरी है, ठीक उसी तरीके की दूरी है। इसलिए पैंगोंग त्सो को गलवान के साथ कोरिलेट करना बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं होगा। पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पोजीशन पे अभी भी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, फेस ऑफ की कंडीशन है, और भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है। फिर से आपको बता दें, जब भी हम पैंगोंग त्सो की तरफ जाते हैं तो एक दुरबुक का मेन ट्राई जंक्शन पड़ता है, यहां से तांगसे से होते हुए पैंगोंग त्सो का रास्ता जाता है, और दुरबुक से होते हुए, श्योक से होते हुए सीधा डीबीओ की तरफ रास्ता जाता है। तो ये जो पूरी घटना घटी है वो डीएसडीबीओ रोड के पैरेलल फीडर रोड के ठीक पास गलवान के पॉइंट पर है, यानी गलवान का वो एरिया जो कि बिल्कुल अक्साई चीन से कनेक्टेड है, उसी एरिया में पूरी की पूरी हैपनिंग हुई है, और जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान दोनों की झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, और साथ में 2 जवानों की शहादत हुई है। इसीलिए अब भारतीय सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर यह बात कही गई है। उसके साथ साथ इस पूरे जो कंडीशन है उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। सीनियर रैंक ऑफिसर इस समय ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेडियर ऑपरेशंस, और साथ में मेजर जनरल त्रिशूल डिवीजन जिसे 3 डिव कहा जाता है, वो खुद इस समय ऑन ग्राउंड है। इस कंडीशन को इवैल्यूएट किया जा रहा है और प्रेशर का कहीं से भी बिल्डअप ना हो, इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो जवान ऑन ग्राउंड है वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। और जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं, कर्नल डिनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल डिनी, बहुत बड़ी खबर है ये एलएसी पर जो हुआ है, आपका आकलन और आपकी जानकारी क्या है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये वाकई में बहुत ही बड़ा हादसा है जो
आज से कम 40 साल तक कभी नहीं हुआ है कि वहां पर कोई झड़प हुई और वहां पर गोली फायर हुई। और सबसे बड़ी बात है कि एक कर्नल साहब जो सीओ थे वहां पर, और 2 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं हमारे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से 2 बजे आर्मी का ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तब तक हम कोई स्पेकुलेट ना करें कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। जहां तक मेरा आइडिया है या गलवान में ही हुआ है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो यही बताती है कि गलवान में ही हो रहा है। लेकिन कैसे हुआ, किस तरह से ये हुआ, इसका अभी बताना बहुत मुश्किल है, अभी स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो डीएस्केलेशन की प्रोसेस जो चल रहा था, उस नजरिए से अगर देखें तो ये बहुत ही बड़ा हादसा है। और इसमें जो मैं समझ सकता हूँ कितना बड़ा हादसा है हमारे लिए कि एक कर्नल साहब और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। कर्नल डिनी, अभी आप भी बात कर रहे हैं कि डी एस्केलेट इसको किया जा सके, इसको लेकर चर्चा हो रही थी, कई लेवल की बैठकें हो रही थी। उस बीच अभी मनीष भी बता रहे थे हमारे सहयोगी कि दोपहर में भी बातचीत हुई है और उसके बाद रात में ये घटना हो जाना, ये अपने आप में दिखाता कि आप चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भरोसा नहीं कर सकता, उसमें कोई मेरे को भी कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमने यही रिपोर्ट सुना था कि बातचीत चलने के बाद ऐसी क्या बात हुई कि जो रात में जाके फिर से बीच में आप दोनों पार्टियों के बीच में कांटेक्ट हुआ। ये अभी जब डिटेल्स आएगा तभी पता चलेगा कि किस कारण की वजह से हुआ है। और जैसे आपने सही बताया कि दोपहर को भी बातचीत चली है कि दोनों पार्टियां अपने अपने इलाके में वापस जाएं, और वो प्रोसेस चल रहा था। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अभी जब तक डिटेल्स पूरा ना हो हमारे पास, किस वजह से गए थे, कहां से इनिशिएट हुआ था, कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में आर्मी तो खैर स्टडी करेगी उसका पूरा तस्वीर कर। लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काफी बड़ा हादसा है, ये कोई छोटी हादसा नहीं है। कर्नल डिनी, आप इस इलाके में सर्व कर चुके हैं, अगर आप समझा सकें कि जिस जगह पर यह झड़प हुई वहां पर 2-3 घंटे झड़प चलना, भारतीय जवानों की शहादत हो जाना, क्या वहां स्थिति रही होगी, क्या वहां पर डायनेमिक्स रहे होंगे, क्या वहां पर परिस्थितियां रही होंगी? देखिए, इस इलाका जो गलवान का जो इलाका जो बोल रहा है वो बहुत ही एक नदी, छोटी सी नदी बहती है। और कर्नल डिनी, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी मनीष के पास कुछ जानकारी आ रही है। मनीष, बताइए। देखिए सुशांत, जो कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार सिचुएशन किस तरीके की हुई, तो आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स और सोर्सेज के मुताबिक, जो इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद भी हैं, उनके मुताबिक कोई फायरिंग नहीं हुई, बल्कि ये उपद्रव मचा करीबन रात 11:30-12 बजे के बाद। ये चाइनीज पीएलए की वजह से दबाव बनाने की रणनीति के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों जो सेनाएं हैं वो आमने सामने थी। चाइनीज पीएलए की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होने लगा और उसी बीच जो झड़प शुरू हुई वो करीबन 2 से 3 घंटे की तरफ गई। इस समय चाइनीज पीएलए की तरफ कितनी इंजरीज है, कितनी कैजुअलिटीज हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना की औपचारिक तौर पर कहा गया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई थी। साथ में जो झड़प है वो इतनी ज्यादा बड़ी कि उसमें एक सीनियर ऑफिसर और साथ में 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। सुशांत, आप अभी भी मतलब ये बता रहे हैं, जो आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि इस पूरी झड़प में भी फायरिंग नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल सुशांत, कोई फायरिंग नहीं हुई। आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें, जो गलवान का इलाका है, खासतौर पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, इस पूरे रीजन में कोई फायरिंग नहीं हुई। किसी जो झड़प हुई, दरअसल ये झड़प इतनी ज्यादा उग्र हो गई क्योंकि चाइनीज पीएलए अपने साथ हमेशा से, आपको ध्यान होगा, जब पहले भी जब वो यहां पर डिप्लॉय हो रहे थे उस दौरान चाइनीज पीएलए के जवान ट्रकों में भर के आए थे। वो ट्रक्स के अंदर डंडे, साथ में कटीली तारे और पत्थर लेकर आए थे। तो उसी तरीके से जब इन्होंने करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर गलवान के इस इलाके में वो पीछे की तरफ गए तो फर्स्ट लेयर में चाइनीज पीएलए की संख्या जरूर कम थी, लेकिन सेकेंड लेयर पे उनकी संख्या वैसे ज्यों की त्यों थी। और यही वजह है कि कल जब ब्रिगेड कमांडर लेवल बातचीत हुई, साथ में बटालियन कमांडर लेवल बातचीत हुई, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में जो प्रेशर है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, क्योंकि इसी जगह पर ब्रिगेड कमांडर लेवल बातचीत हुई थी, ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि प्रेशर कम होगा और दोनों सेनाएं जो है, जो इस समय आमने सामने फेस ऑफ की कंडीशन पे है, वो डाइल्यूट होगा और जो पीछे की तरफ वो दोनों जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे उलट और रात को करीबन 2 से 3 घंटे के लगभग ये दोनों झड़प हुई और झड़प इतनी उग्र हो गई जिसमें
जिसमें भारतीय सेना ने अपना एक ऑफिसर और साथ में 2 जवानों को खोया है, उनकी शहादत हुई है। कर्नल डिमी भी बता पाएंगे, क्योंकि खासतौर पर ये जो रीजन है पैंगोंग त्सो से बिल्कुल अलग एक्सेस पे है, और ये जो गलवान का इलाका है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, क्योंकि अगर चाइनीज पीएलए यहां पर दबाव बनाता है और यहां पर दबाव बनाता है और सीधा सीधा टारगेट जो डीएसडीबीओ रोड है, दुर्बुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी 255 किलोमीटर का ये रोड, दरअसल उस पर प्रेशर बनाने के लिए चाइनीज पीएलए की ये रणनीति थी और इसी को फ्यूज करने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तत्पर और तैयार थी। और मनीष, अभी पहले जो आप जानकारी दे रहे हैं उस पर कर्नल डिनी से एक बार रिएक्शन ले लें। कर्नल डिनी, आप जो बात कह रहे थे, स्थितियां वहां की समझा रहे थे, उसमें मनीष जो कह रहे हैं उसको जोड़ते हुए आप समझाइए कि कोई गोली नहीं चली है, वहां झड़प इतनी तीव्र हुई, जबरदस्त हुई कि शहादत हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोल रहा था आपसे पहले भी कि जब डिटेल्स आएगा तभी पता चलेगा। और वहाँ पर जो पहले भी जो पैंगोंग त्सो में भी जो रात को झड़प हुई थी उसमें भी कोई गोली नहीं चली थी, पत्थरबाजी और जो बाकी के काम हुए थे वहाँ पर। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से जो रात को जब एक बार झड़प शुरू हो जाती है तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पत्थर आ रहे हैं, किसको मारा जा रहा है, किस तरह से ये जो कौन सामने है कौन पीछे है। मेरे ख्याल से इसी ये जो एक कंफ्यूजन जो रात का वक्त होता है उसमें ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही था कि बिना गोली चले मेरे ख्याल से पथराव ही हुआ होगा, और हो सकता है बाकी कोई डंडा या उस तरह से कोई चीज हुई होगी जिसकी वजह से ये जो हमारे जो कैजुअलिटीज हुए हैं। अभी ये भी बताना मुश्किल है कि चाइनीज की तरफ क्या कैजुअलिटीज हुई है, ये अभी वो वहां से रिपोर्ट्स तो आए नहीं है, बट मुझे पूरा यकीन है कि वहां पर भी पक्का उनका भी कैजुअलिटीज हुए होंगे, और अभी जब उनका रिपोर्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा, अगर उनकी रिपोर्ट आती है तो, बिकॉज वो ऐसे रिपोर्ट्स इतने इजीली वो बाहर भेजते नहीं है, तो इसलिए जब तक वो ऑफिशियली रिपोर्ट ना करें तो हमें पता नहीं चले। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ ही होंगे, एक तरफ नहीं हुआ होगा, ये दोनों तरफ होंगे। और यही रात की वजह से ही होता है, अगर रात में कभी भी ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, और ये सीओ भी सबसे आगे रहे होंगे अपने जवानों को कंट्रोल करते हुए, और इसीलिए उनकी भी कैजुअलिटीज हुए हैं और 2 जवान भी हमारे कैजुअलिटी हुए हैं। तो यही है कि अभी गोली नहीं चली, ये कंफर्म हुआ एटलीस्ट इस चीज का एक ये है कि चलो गोली नहीं चली, लेकिन पत्थरबाजी और जो बाकी चीजें हुई है वो भी बहुत ही कर्नल डिनी, एक बात बताइए, आप इस इलाके में सीओ रहे हैं, अगर सीओ वहां पर थे तो उनके साथ और कितने जवान रहे होंगे? देखिए, जितना मैं समझ सकता हूँ अभी, पहले तो बातचीत के बाद ये दोनों पार्टियां वापस चली गई, अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि फिर एक पार्टी वापस आई, तो हो सकता है, मैं सिर्फ इसमें एक अनुमान ही लगा सकता हूँ, एक्चुअल में क्या हुआ है वहीं पर पता होगा, बट सिर्फ मेरा एक अनुमान हुआ होगा, जो पहले कोई झड़प रात को शुरू हुआ होगा, और हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए या उसको कम करने के लिए सीओ आगे गए होंगे, उसके ये भी कारण हो सकता है कि तब उनकी कैजुअलिटी हुई वो, क्योंकि ऐसे तो मुश्किल है कि वहीं रात को वहां पर इस तरह के एक माहौल बन जाए कि सीओ रहने के बाद भी अगर इस तरह का कुछ, बहुत चांसेस कम मेरे ख्याल से रात को कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से सीओ को भी वहां रहना पड़ा होगा। ठीक है, आप हालांकि सही बात है, आप अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, और उस इलाके में सीओ रहे कर्नल डिनी ये कह रहे हैं कि संभव है कि पहले वहां पर झड़प शुरू हुई होगी और सीओ साहब वहां पर गए होंगे उस झड़प को सुलझाने के लिए, और उस वक्त रात के अंधेरे में जो पत्थरबाजी हुई है उसमें जो हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों की शहादत की खबर है वो हुई होगी, और गोली वहां पर नहीं चली। मनीष के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गोली वहां पर नहीं चली है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन कर्नल डिनी ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर इस तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं तो चीन के तरफ भी कैजुअलिटीज जरूर हुई होंगी, भारत ने भी जवाब जरूर दिया होगा। ये नहीं संभव है कि सिर्फ इधर शहादत हुई है, इधर ही चोट पहुंची है, ये नहीं हो सकता। इस पर और जानकारी का इंतजार करना होगा। अमित पालित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमित, अगर आप मैप पर समझा सके कहां ये हुआ, दर्शकों के लिए अगर बताएं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर थी। बिल्कुल सुशांत, तो सबसे पहले मैप के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर कहां पर वो इलाके हैं जहां पर आमने सामने है। तो ये पैंगोंग लेक का इलाका है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये पैंगोंग लेक का इलाका है। एक यहां पर जो हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इसके बाद हम आगे जब जाते हैं तो यहां पर वो गलवान वैली पड़ती है जहां पर 3 पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पॉइंट 14, उसके बाद पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 जो हॉट स्प्रिंग जिसे कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा अभी स्टैंड ऑफ चल रहा था, और इसी इलाके में ये सारी जो झड़प की बात सामने आ रही है हुई है। और आपको बताते हैं थोड़ा और क्लोज जाके कि इस जगह को आप समझिए कि कहां पर ये हुआ है।
आपको सबसे पहला इलाका दिखाते हैं गलवान रिवर, जहां पर शायोक रिवर के साथ ये गलवान रिवर की मिलन का जो इलाका ये आप देख रहे हैं सुशांत, ये वो जगह है और यहां से जो हाईवे गुजर रही है ना, ये हाईवे जिसको हम कहते हैं कि दुर्बुक, शायोक और दौलत बेग ओल्डी रोड जो यहीं से गुजरते हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया है कि भारतीय सेना यह बता रही है कि कैजुअल्टीज हुई हैं एलएसी पर, तो जवाब यह दिया गया है कि वो उम्मीद करते हैं भारत से कि भारत कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेगा, यानी एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा और स्टीयर अप ट्रबल, यानी इस पूरे विवाद को और बढ़ाएगा नहीं। यह चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत एक तरफा कोई एक्शन नहीं लेगा इस घटना के बाद और इस विवाद को बढ़ाएगा नहीं। इस पर कर्नल डिनी से हम समझे, उससे पहले मनीष आपके पास भी कोई जानकारी है? और एक और बात बता दें आपको, जो ऑफिशियल बयान है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसी का अंदेशा था, क्योंकि जिस तरीके से रात को झड़प हुई उसके बाद चाइनीज, ये पहली बात था कि चाइनीज जो सीनियर कर्नल जो कि भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर हैं, उनके इक्विवेलेंट है, वो यहां पर आए और इस समय बातचीत का दौर वहां पर ठीक उसी पॉइंट पर जारी है जहां पर ये कैजुअल्टी हुई। दोनों तरफ की सेनाएं इस समय बिल्कुल ही, आप ये समझ लीजिए कि आमने सामने हैं और ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर इस समय बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेजर जनरल 3 यानी त्रिशूल डिवीजन के जीओसी हैं, खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और इसकी एक एक डिटेल 14 कोर हेडक्वार्टर और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के साथ दिल्ली में दी जा रही है। अब ये होल सिनेरियो के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि ये एक्सपेक्टेड था कि चीन इसी तरीके की बातें करेगा, क्योंकि 1975 के बाद ऐसा कोई भी कॉम्बैट कैजुअल्टी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। 1962 का युद्ध था जो कि कन्वेंशनल वॉर थी, लेकिन 1975 के बाद ऐसा कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था, ऐसा कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। और इसीलिए यह कहा जाता था कि 40 साल से भारत और चीन की सेना सीमा के बीच कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट, जिसका अंदेशा था। जिस तरीके से चाइनीज पीएलए अलग अलग जगहों पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, अपने इस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, दरअसल उसी के साथ जब एक ब्रिगेडियर लेवल बातचीत सुबह हुई है, उसके बाद देर रात ठीक इसी तरीके के सिनेरियो में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई और जिसमें भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। अनुमान लगाया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान क्या कह रहा है वो एक बार हम कर्नल डिनी से समझ लेते हैं। बयान क्या है पहले वो बता दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि चीन के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत कोई एक तरफा एक्शन नहीं लेगा इस घटना के बाद और ना ही इस विवाद को बढ़ाएगा। कर्नल डिनी, ये जो चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस में है उनका रिएक्शन। उनके रिएक्शन मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ऐसा ही आना था कि इसको वो भी चाहेंगे कि उसको डाउन प्ले करें। हेलो जी 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 बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। तो वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश तो करेंगे अपनी तरीके से, बिकॉज उनको पता है कि हमारे यहाँ पर अभी कैजुअल्टीज हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर उसके लिए गुस्सा भी होगा और उसके लिए लोग चिंतित भी होंगे। तो उस नजरिया से चाइना यही चाहेगा कि अभी उसको डिप्लोमेटिकली। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, मनीष के पास एक और जानकारी आ रही है। मनीष, देखिए, जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि एक बार फिर से बीजिंग ने वही किया जिसका अनुमान था। एक तरफ से वो ये कहेगा कि भारत किसी भी तरीके का यूनिलैटरल एक्शन ना ले और दूसरी तरफ से एक बार फिर से उसने यही रणनीति अपनाते हुए कहा कि अब जो भारतीय सेना है वो चाइनीज पीएलए के पास गई और फिर उसके बाद वो प्रेशर बिल्डअप हुआ। यानी एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने वही करने की कोशिश की, बीजिंग ने वही करने की कोशिश की जो हमेशा से करता आया है, पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय सेना के जवानों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की है। और यही वजह है कि वो ये कह रहा है कि दरअसल ये जो कॉम्बैट एक्शन हुआ है, यानी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच जो झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से भारतीय सेना के द्वारा किया हुआ था। तो जो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में 14 कोर नॉर्दर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने हमें अभी जानकारी इस बात की भी दी है कि ये दरअसल चाइना की एक बार फिर से साइऑप्स टेक्निक है, लेकिन भारत इस समय पूरी तरह से इंटैक्ट पोजीशन पे है क्योंकि चाइनीज पीएलए की तरफ से उपद्रव मचाया गया। वो जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था उसको ना मानते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर उसके बाद ये झड़प शुरू हुई। सुशांत, ठीक है। कर्नल डिनी, एक बात बताइए, चीन का ये कहना कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और मामले को और आगे न बढ़ाए, इसकी वो उम्मीद करते हैं, क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है? अगर हुई होती तो क्या उसका ये रिएक्शन आता?
देखिए वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, चाइना कभी भी अपना जो अंदर की मामला है वो बाहर किसी को भी नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। जैसे आपको भी पता होगा जो कोरोना वायरस हुआ था उसमें कितने लोग वहां पर मारे गए थे, वो आज तक किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो इस हालात में कभी वो मेरे ख्याल से नहीं बताएंगे कि उनको कोई कैजुअलिटी हुआ था भी या नहीं हुआ था, वो कभी नहीं बताएंगे। और अब वो क्योंकि हमारे तरफ उनको पता है कि हमारा मीडिया और हमारे जो पब्लिक है वो इंफॉर्मेशन और बाकी सब चीजें लोकतंत्र में ज्यादा फ्री है, तो यहाँ तो लोग पूछेंगे और लोगों को पता तो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उसको अभी वो थोड़ा सा उसको प्ले डाउन करें कि इंडिया ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पब्लिक ओपिनियन और बाकी जो चीजें हैं स्वाभाविक तौर पर अभी बढ़ रहा है, तो उसको एक डाउन प्ले करने के लिए ही कह रहे हैं। और जहां तक उनका खुद का कैजुअलिटी हो या ना हो, वो मेरे ख्याल से जब तक वो ना चाहेंगे वो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हुआ होगा, हमने भी उनको उसको एक मुंह तोड़ जवाब तो दिया होगा, उसमें कोई शक नहीं है मेरे को। कर्नल डीनी, आपने इस इलाके को कमांड किया है, क्या 1% भी जो चीन ये कह रहा है कि भारत की वजह से ये हुआ, क्या 1% भी ये संभव है कि भारत की वजह से हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये शुरुआत से जो प्रॉब्लम जहां से शुरू भी हुई थी वो भी भारत की वजह से नहीं थी, उन्होंने ही स्टार्ट की थी, उन्होंने शुरुआत उनकी तरफ से हुआ था। अब भारत ने जितना वो जो एक्शन करते हैं उसका विपरीत एक्शन हम भी करते हैं, तो उस हिसाब से हुआ है। तो ये कहना कि भारत की वजह से हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि चीन का ये प्रोपेगेंडा आप ही बर्स्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि आप उस इलाके में सर्व कर चुके हैं और भारत की नीति हमेशा से बहुत स्पष्ट रही है कि हम पहले कोई भी किसी पर भी कोई इस तरीके का हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसको जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कर्नल डीनी, एक बात और बता दीजिए कि चीन ने जो ये किया, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ रात में इस तरीके से रात के अंधेरे में हमला करना, ये क्या है? ये इसके पीछे की सोच क्या है उसकी? देखिए, मैं एक बार फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार हमें वेट करके एक बार डिटेल्स आने देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है वहां पर। एक तरफ उन्होंने बताया है जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रहे थे कि दोपहर को हमने चर्चा हुई थी, चर्चा का मतलब और डी एस्केलेशन भी शुरू हो गई थी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि रात में फिर से दोनों के बीच में एक जो है कॉन्टैक्ट हुआ। तो ये इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जब तक नहीं आएंगे, हमें कहना थोड़ा सा हमारा असेसमेंट गलत हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि चाइना का स्ट्रैटेजी यही जरूर रहा है कि वो जो मन में है वो कभी बाहर नहीं बोलते हैं। वो उनको जो चाहते हैं वो अपना करके जब कर चुके होते हैं तब पता लगता है कि वो असली में इस चीज के लिए कर रहे थे। तो इसलिए जो असेसमेंट अभी जो बोलना, थोड़ा सा हमें वेट करके ही हमें करेक्ट असेसमेंट हमें मिल पाएगा। बड़ी खबर हम दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें, जिस पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कर्नल डीनी, रक्षा विशेषज्ञ जो कि लद्दाख में पूर्व सीओ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि उस पूरे इलाके में भारत ने वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन कभी अपनी कैजुअलिटीज नहीं बताएगा, यह भी मानकर चलिए, लेकिन वहां पर भारत ने कुछ गलत किया हो, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारत कभी ऐसा कर नहीं सकता। वहां पर रात के अंधेरे में गोली नहीं चली है, यह बड़ी बात है कि गोली नहीं चली है, लेकिन वहां पर झड़प 2 से 3 घंटे चली, और कैसी भयावह झड़प रही होगी। आप सोचिए कि वहां पर एक ऑफिसर और 2 जवान भारत की तरफ से वो शहीद हुए हैं। भारत का इस पर ऑफिशियल रिएक्शन, भारत का स्टैंड, सेना जब अभी 2 बजे बताया जा रहा है कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकती है कि क्या वहां पर हुआ। मनीष, भारतीय फौज इस पर ऑफिशियली स्टेटमेंट कब देगी? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया गया है, ऑफिशियल जानकारी दे दी गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी कोई भी अंदेशा नहीं है। और जो अभी सीनियर ऑफिशियल से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक इसका कोई तय नहीं किया गया कि ये 2 बजे है या उसके बाद है, इसलिए ये कहना कि ये 2 बजे है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें कि जिस समय ये जानकारी हमें मिली अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग से ही लगातार हम इस बात को जानना चाहते थे कि आखिरकार रियल सिनेरियो क्या है, किस तरीके से चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच एक झड़प हुई, और इस झड़प में भारतीय मनीष, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के चीफ से बात की है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे, यह बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एलएसी पर जो भारत चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है, उसको लेकर रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
से बात की है, तीनों सेनाओं के चीफ से बात की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर इस मीटिंग में मौजूद थे। यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय सभी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। भारत का रुख क्या होना चाहिए इसको लेकर चर्चा हुई होगी। भारतीय फौज कितनी तैयार है इसको लेकर चर्चा हुई होगी। क्या वहां पर हुआ है इसकी जानकारी भी, इसकी ब्रीफिंग भी रक्षा मंत्री को जरूर दी गई होगी। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है उसको लेकर पूरी डिटेल रक्षा मंत्री ने ली है, यह बताया जा रहा है और विदेश मंत्री ने भी ली है। विदेश मंत्री वहां मौजूद थे और ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि अब इस पूरे मामले में जितनी फौज की भूमिका है, जितनी रक्षा मंत्रालय की भूमिका है, उतने ही विदेश मंत्रालय की भूमिका है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर चीन ऐसी हरकत पर आ गया कि झड़प ऐसी हो कि शहादत हो जाए, तो भारत को अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए दुनिया को भी यह बताना होगा कि चीन पहले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के लिए खतरा था और अब अपने पड़ोसियों के लिए खतरा, बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कर्नल डिनी, आप ये जो मीटिंग हुई है इसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे। भारत की रणनीति भी यही होनी चाहिए, रक्षा मंत्री सेना जो अपनी सोच है अपना काम करें और विदेश मंत्रालय अपना रुख अपनाए। बिल्कुल, ये तो अभी देखिए एक पूरा देश का जो जितने भी नेशनल रिसोर्सेज है या नेशनल जो पावर है, वो इस सब का जो उसमें एलिमेंट्स है, जैसे वो चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, ये सारी चीजें अब इसके अंदर आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो एक छोटी घटना नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जैसे ये जो रक्षा मंत्री ने बुलाया है, इसी तरह से एक बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे मीटिंग हो, उसमें असेसमेंट किया जाएगा कि क्या हुआ था, किस तरह से क्या कार्रवाई हुई थी और क्या एक्शन लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक जो ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसका कि जो उचित कदम है वो जरूर उठाया जाएगा अभी से लेकर आगे तक, ताकि जो हमारा जो जैसे रक्षा मंत्री खुद कहते हैं जो हमारा स्वाभिमान है उसमें कोई कमी ना हो। उस तरह से मुझे पूरा यकीन है कि उसी तरह से कोई जो भी कदम है, एक अकेला कदम नहीं है, अलग अलग तरीके से जो भी कदम उठाए जाएंगे उसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। असामान्य घटना है कर्नल डिनी, आप भी ये बता रहे हैं और मान रहे हैं, ऐसे में सामान्य रिप्लाई हो, क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? यहां से हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं क्या? मैं यही मानूंगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि असामान्य स्थिति है, अभी उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी मैं यही मानना चाहूंगा कि इसको स्थिति को और ना बिगड़े तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक रहा हूं और मैं खुद नहीं चाहता कि कोई ऐसी कोई लड़ाई के माहौल में हम लड़ाई की तरफ चले। लेकिन ये बात भी है कि हमारे लिए स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है, उसको रखते हुए हम ऐसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब कदमों को हमें करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि हमें, मेरा ये मानना है कि हम कोई लड़ाई या उस तरह से इतना जल्दी कोई डिसीजन पर हम पहुंचे हैं। इसमें कई चीजें और भी है जो कर सकते हैं। आई एम श्योर अब जो आपको हमारा गवर्नमेंट है उनको उस सब चीजों के बारे में पता रहता है और वो जरूर ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें रुक के, थोड़ा सा असेसमेंट करके ही हमें आगे के कदम के बारे में इवन डिबेट या स्पेकुलेट करना उचित रहेगा। कर्नल डिनी, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले जब वहां पर कमांडर लेवल की मीटिंग होने वाली थी तो हमने आपसे भी बातचीत की थी, तमाम सीनियर लेवल के ऑफिसर से बात की थी और सबने लगभग ये कहा था कि भारत और चीन दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते और उस वक्त जैसे चीजें डीएस्केलेट होने लगी थी लगा था कि चीजें सामान्य होंगी। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद क्या आपके दिमाग में कहीं से भी ये विचार आ रहा है कि चीन युद्ध या युद्ध जैसे हालात चाहता है और स्थिति उस तरफ जा सकती है? देखिए, मैं अभी भी यही मानता हूं कि चीन अभी भी युद्ध नहीं चाहता है, जैसे हम नहीं चाहते हैं वो भी अभी युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन हालात, ये जो भी हालात हमारा जो सामने है, जो आज के तारीख में जो सामने है, जिसमें ये हमारे एक कर्नल साहब और 2 जवान शहीद हुए हैं, वो एक यथार्थ, एक सत्य है। तो अब जो डीएस्केलेशन प्रोसेस जो चल रहा था उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी मैं यही मानने के लिए तैयार हूं, मैं यही मानता हूं कि दोनों देश ये नहीं चाहती कि सीधा युद्ध हो, और उसीलिए हो सकता है अब इस हादसे के बाद थोड़ा और प्रेशर दोनों पे पड़े कि जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता रहा हूं, पहले से भी मैं बोल रहा था कि जब 2 फौज आपने सामने रहते हैं, अपने अपने तरीके से वो अपना जो काम है, अपना जो ड्यूटी करते हैं, हम ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड में कई चीजें चलती रहती है।
तो अभी रात का वक्त है, आप ये देखिए, मान के देखिए रात का वक्त है, टेम्परेचर्स के बारे में सोचिए, ये सब चीजें चलती रही तो किसी के एक ने ट्रिगर भी किया तो तब भी ये चीज बढ़ सकती है। तो इसलिए अभी भी मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि चीन भी शायद चाहती है कि युद्ध हो, क्योंकि ऐसे लक्षण लगते नहीं है, बट क्या कल का क्या है हमें कोई इतना एग्जैक्टली। अच्छा सर, चूंकि आप उस इलाके में रहे हैं, थोड़ा सामान्य भाषा में अगर हमारे दर्शकों के लिए समझाएं, जब हम कहते हैं कि भारत और चीन के सैनिक वहां पर आमने सामने हैं, तो भी वहां पर हालात क्या रहते हैं, कितनी दूरी रहती है, किस तरीके से वहां पर दोनों फौजें जो हैं वो अपनी स्थितियां मेंटेन करती हैं, हालात क्या रहते हैं आमने सामने होकर भी? देखिए, सबसे पहले हालात के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हालात आपको पता, हमें पता है कि 14,000 फीट 15,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर रह रहे हैं। अब उस ऑल्टीट्यूड में सबसे पहले टेम्परेचर्स का कितना -20 -30 के टेम्परेचर्स जो आज की तारीख में, और अगर विंटर्स है तो और भी कम होते हैं। दूसरी चीज ऑक्सीजन की कमी रहती है, 40-60% ऑक्सीजन में काम करते हैं। हमारा जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो कम होता है, मेंटल एंड्योरेंस वो कम होता है, और भी जो हाई अल्टीट्यूड रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो लग सकती है। तो एक आदमी का सबसे जो फिजिकली टेस्ट हो सकता है वो वहां पर होता है। अभी उसके हालात में आप देखिए पिछले कितने दिन से वहां पर ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, लगातार वहां पर बाहर रह के लगातार आमने सामने दोनों हैं, कितने दिन से बाहर है। ये नहीं है कि नॉर्मल स्थिति नहीं है कि अपने अपने बैरक्स में, वो बाहर आमने सामने हैं, तो उसका स्ट्रेस अलग। अब तीसरी चीज जहां पर बातचीत करने के लिए मान लीजिए आगे आ गए, बातचीत हो रहा हो और उसमें कोई मतभेद हुआ हो, उसमें कोई धक्का मुक्की शुरू हुई हो, तो और उसके बावजूद अंधेरे का टाइम है, अभी जो लास्ट रिपोर्ट जो आया है वो अंधेरे में हुआ बता रहे हैं, तो उस हालात को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि अंधेरे के टाइम पे ये पूरे जो मैंने अभी आपको विवरण किया उस हालात को रखते हुए किस तरह से स्टार्ट हुआ है ये, या कैसे हुआ है ये, जब रिपोर्ट आएगा तभी हमें पता पाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये कोई आसान या ये कोई स्वाभाविक एरिया नहीं है या स्वाभाविक ऑपरेशंस नहीं है कि वहां पर जहां पर इंसान का हर जो लिमिट है उसको वहां पर टेस्ट किया जाता है, और उसी का एक परिणाम है कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जिसके कि एक सामान्य नॉर्मल तरीके में नहीं हुआ अभी भी। लेकिन मुझे एक ही चीज का है कि अभी तक जो रिपोर्ट आया है उसमें कहीं पर भी गोली चलने की नहीं आई, वो ही एक अकेला अभी तक जो एक पॉजिटिव नजर आता है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, मनीष के पास कुछ और जानकारी आ रही है। मनीष। सुशांत, देखिए, इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एक और बड़ी बात सामने आई औपचारिक तौर पर, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसका कर्नल डिमी भी बोल रहे थे और मैं भी जिक्र कर रहा था लगातार, कि चाइनीज पीएलए की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं। कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो नहीं बताया गया, और साफ तौर पे इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा ये बात औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट के तौर पर कहा गया है कि भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैजुअलिटीज चाइना साइड पर भी है। लेकिन कितनी कैजुअलिटीज है ये आकलन करना या ये बताना अभी एग्जैजरेशन होगा। इसीलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए हमें बेहद एहतियात बरतना है जरूरी है, और इसीलिए भारतीय सेना के औपचारिक स्टेटमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि कैजुअलिटीज चाइनीज साइड पर भी हुई है। यानी बड़ी खबर हम दर्शकों को ये बता रहे हैं, मनीष हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि चीन के सैनिक भी इस झड़प में मारे गए, ये जानकारी मिल रही है। भारत की तरफ से एक ऑफिसर और 2 सैनिकों की शहादत की खबर, लेकिन हमारे सहयोगी मनीष को जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एलएसी पर झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। कितने सैनिक चीन के मारे गए अभी ये नहीं पता, इसका ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन चीन के सैनिक भी मारे गए हैं, कैजुअलिटी उस तरफ भी हुई है। और कर्नल डिनी यही बात कह रहे थे कि भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, और सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, भारत ने भी अगर हालात बिगड़े, 2-3 घंटे झड़प चली है तो मुंहतोड़ जवाब दिया होगा। और चीन हालांकि इसको मानेगा नहीं, वो बताएगा नहीं, वहां पर हमारे जैसी हालात नहीं है कि मीडिया में चीजें बाहर आ जाएं और बता दी जाएं। लेकिन हमारी जो जानकारी अभी हमें मिल रही है सीनियर ऑफिसर्स से, मनीष को, वो ये बता रहे हैं कि चीन के सैनिक भी मारे गए। कर्नल डिनी, जो आप कह रहे थे वो बात निकल कर आ रही है कि उधर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल, मुझे इसीलिए, क्योंकि मैं वहां पर मुझे पता है कि किस तरह से होता है, और मुझे अपनी फौज के बारे में पता है कि वो भी क्या काबिल है उस चीज में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तरफ ही कैजुअलिटी हुई हो। और मैं ज्यादा बढ़ा के तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि कैजुअलिटीज हुई होंगी और अच्छी खासी में भी हुई होंगी। और ये बात दूसरी है कि अब चाइना कितना रिपोर्ट करती है कितना नहीं करती है वो उनके ऊपर, बट ये जरूर है कि दोनों तरफ हुई है, दोनों तरफ वायलेंस हुई थी, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई है। और ऐसे ही हुआ है, हमेशा ही ऐसे होता है, आया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हुआ है, दोनों तरफ ही हुए हैं।
और इस बार बहुत ही ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा एक हादसे में हमको हमारे 3 वीर जो है हमारे जो शहीद हुए हैं। लेकिन मुझे पहले पॉइंट से मुझे यकीन था कि कैजुअलिटीज चाइनीज की तरफ में भी हुए होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जायसवाल रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। जायसवाल सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरी स्थिति है, आपका आकलन क्या है, ये क्या हो रहा है एलएसी पर और क्यों हो रहा है? देखिए, चीन जो है उन्होंने डी एस्केलेशन के लिए माना था, लेकिन वो मेरे ख्याल से लाइन के पीछे नहीं जा रहे थे। अभी जैसे जैसे इनपुट्स आ रहे हैं, ये लगता है कि वहां पे कोई वाद विवाद हुआ है और उसके बाद में वो एक झड़प में कन्वर्ट हो गया। शुक्र है कोई फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि फायरिंग का मतलब कुछ और होता। ये एक झड़प है। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे एक सीओ साहब और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गलती है। ये अभी 2 लेवल पे जो है इसको डिफ्यूज करना चाहिए, लोकलाइज करना चाहिए। एक तो मिलिट्री लेवल, मिलिट्री टू मिलिट्री सीनियर कमांडर्स वहां पे ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए और इसको डिफ्यूज करना चाहिए। दूसरा जो MEA लेवल के ऊपर, और क्या इसके बाद हमारी कूटनीति होगी वो ऑफ कोर्स CDS और तीनों चीफ जो है और डिफेंस मिनिस्टर साहब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस टाइप की झड़प कहते हैं कि वो अपने ग्लव्स कीलों के साथ लेके आए थे। ये चीन को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए कि ये उनका इंटेंशन जो था कि झड़प में हमारे सोल्जर्स को इंजर करना, ये गलत चीज है और इसके ऊपर हम काइनेटिक एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि सिचुएशन को डिफ्यूज रखें। जनरल जायसवाल, एक बात समझाइए। अभी हम कर्नल डिनी से भी बात कर रहे थे, चूंकि बहुत सारे दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि गोली नहीं चली लेकिन कैजुअलिटी हुई, और कर्नल डिनी का कहना था कि अभी चूंकि हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। उनका अनुमान ये था कि रात के वक्त हो सकता है पत्थरबाजी हुई होगी जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं। आपके हिसाब से बिना गोली चले अगर कैजुअलिटीज हुई हैं, पत्थरबाजी, कोई और दूसरी झड़प का तरीका आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वहां पे आप टेरेन को नहीं जानते हैं। वहां पे जो पत्थर होते हैं वो बहुत शार्प हैं। अगर आप किसी के सिर के ऊपर वो मारते हैं, झड़प के अंदर कोई गिर जाता है, गिर के उसके सिर के ऊपर मारा जाए, डेफिनेटली उसको ब्रेन हैमरेज होगा और उससे रिजल्टेंट डेथ हो सकती है। तो चीन अगर अपने दस्तानों के ऊपर कीले लगा के आए हुए थे तो उनको ये ऑलरेडी क्लियर था कि हम झड़प में पड़ेंगे, और पत्थर के साथ जो है वहां पे बड़े शार्प पत्थर हैं। किसी के सिर के ऊपर अगर मारा जाए वो एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होगा। कर्नल डिनी, क्या वहां पर कैजुअलिटी होना यानी लोगों का मर जाना, दोनों तरफ चूंकि कहा जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसे में क्या ऑक्सीजन लेवल चूंकि कम होता है, आप भी बता रहे थे, ऐसे में चोट लगना और अगर मान लीजिए वहां पर इंजरी थोड़ी भी गंभीर हो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भले उस इंजरी से आदमी बच जाए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल चूंकि वहां कम है इसलिए कैजुअलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। वहां पर नॉर्मल हालात में ही लोगों को वहां कैजुअलिटी हो जाता है। मान लीजिए खड़े खड़े ही लोगों को वहां पर प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, कोई अनुमान नहीं लगता अंदर ही में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ये देखिए, अगर कैजुअलिटीज लगते, जैसे अभी जो पूर्व आर्मी कमांडर साहब जो बता रहे थे कि वहां पर शार्प ये जो बहुत ही नोकीली टाइप पत्थर होते हैं, अगर उसको लगने के बाद वो भी रात के वक्त और उस ऑल्टीट्यूड में, तो जितना चांसेस बचाने किसी का नीचे प्लेन्स में रहता है उससे आप बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है वहां पर किसी को सेव करना। हालांकि हमारा वहां आर्मी और डॉक्टर्स और बाकी जो मेडिकल सब कुछ रहता है, बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो टेरेन ऐसा है जिसकी वजह से जो चांसेस ऑफ ऐसे चीजों पे जो उनको रिकवर करना, ये बहुत ही बड़ा चुनौती बन जाता है। जनरल जायसवाल, एक बात और बताइए कि क्या ऐसे हालात में जब कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, अब तनाव वहां पर कितना ज्यादा होगा और क्या ये डी एस्केलेट होने की संभावना है अभी? देखिए, कोई भी इंसिडेंट हो उसमें स्पेस रहती है डी एस्केलेशन की। जो मुद्दा है, जो क्लियर निकलेगा कि कैसे वहां पे स्कर्मिश हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है।
उसके ऊपर मुनसर करेगा कि वहां पे हो या हमारी शायद वहां पे हम कोई चीज करें, गलवान में सिर्फ लोकलाइज करें। एक चीज तय है, अगर हम इसको अगर फौजी तरीके से अगर काइनेटिक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये लोकलाइज इस एरिया में नहीं रहेगा। ये बाकी एरियाज जो है वहां पर भी फायरिंग हो सकती है। फिंगर फोर से फिंगर जो उसके नीचे बेस है, वहां पे बेस कैंप है, उसके ऊपर फायरिंग हो सकती है। बाकी जगहों पे जहां पे हमारा कन्फ्रंटेशन है, सो मकसद हमारा ये है कि पहली चीज हम जांचें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में स्टेटेड पोजीशन मिलिट्री लेवल के ऊपर चाइना का क्या है, हमारा क्या है, और उसके बाद में MEA लेवल पे क्या है। मेरे हिसाब से ये है कि हम अगर इसको लोकलाइज, अगर इसको डी एस्केलेट कर दें तो शायद बेहतर होगा। पहले मैं सोच रहा था गोली चली है, लेकिन जैसे सिचुएशन क्लियर हो रहा है गोली नहीं चली है, तो मेरे ख्याल से डी एस्केलेशन का एक स्कोप है वहां पर। मनीष, अभी जो CDS तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई जिसमें विदेश मंत्री भी मौजूद थे, उसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? सुशांत, इसमें गंभीरता जताई गई है, खासतौर पे इस पूरे जो मिनट टू मिनट जो कार्रवाई हुई वो 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह ने आर्मी हेडक्वार्टर को सीधा रिपोर्ट सौंपी है और जनरल YK जोशी जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट गई है। दरअसल इसी रिपोर्ट के ऊपर आर्मी चीफ ने CDS को ब्रीफ किया है और CDS ने पूरी जानकारी रक्षा मंत्री के साथ साथ जो हायर ऑफिशियल्स हैं उसको दिया, क्योंकि अब जहां पे लगातार जो 5 मई से लेकर अभी तक मिलिट्री लेवल टॉक्स और साथ में डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हो रही थी, करीबन 15 जो अलग अलग लेवल्स पे टॉक हुई, जिसमें ब्रिगेड कमांडर लेवल, साथ में कोर कमांडर लेवल और डिव कमांडर लेवल बातचीत हुई दोनों सेनाओं के बीच, चाइनीज PLA और भारतीय सेना के बीच, साथ में डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हुई। लेकिन उसके बावजूद ये कैजुअलिटी हो जाना ये कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। जिस तरीके से चाइनीज बार बार ये चाह रहे थे कि मामला पूरी तरीके से सुलटे, तो इसीलिए मिनट टू मिनट मूवमेंट कल रात करीबन 11:30 बजे से लेकर जो 2 बजे तक की कार्रवाई है, जिसमें पूरा झड़प हुई, झड़प उग्र हुआ और फिर उसके बाद भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने गलवान के इस पॉइंट पर हुए, वही पॉइंट जहां पर सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल बातचीत हुई थी और उसके बाद यहां पर इतना ज्यादा अग्रेशन बढ़ा। और फिर आखिरकार उसकी वजह क्या रही? खासतौर पर यूनिट कमांडर ने बहुत कोशिश की, जो उस समय वहां पे कमांडिंग ऑफिसर मौजूद थे, जो हमारे सोर्सेज इस समय ऑन ग्राउंड है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने चाइनीज PLA को पीछे की तरफ करने की कोशिश की और उनको बार बार कहा, उनको साथ में बैनर ड्रिल जो बैनर होता है उस बैनर के जरिए बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज PLA नहीं माने और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और यही वजह है कि भारतीय सेना बिल्कुल एक ह्यूमन चेन बनाकर, ह्यूमन शील्ड बनाकर वो सामने की तरफ खड़े हो गए और फिर उसके बाद उपद्रव बढ़ा और उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ा कि चाइनीज PLA लगातार भारतीय सेना के ऊपर हावी होने लगा। लेकिन भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अभी तक जो औपचारिक तौर पर इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर और सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा हमें बताया गया, उसमें भारतीय सेना के एक सीनियर रैंक ऑफिसर और साथ में 2 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा कैजुअलिटीज चाइना साइड पे भी है, यानी चाइनीज PLA के जवान और ऑफिसर्स की भी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन कितनी कैजुअलिटीज है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन औपचारिक तौर पर कंफर्म किया गया। और यही एक बात बताइए, चीन को जितना आप दोनों ऑफिसर समझते हैं, एक एक करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर चीन की तरफ भी कैजुअलिटी हुई है तो जितनी अभी वो मीठी मीठी बातें कर रहा है और कह रहा है कि मामला ना बढ़े, ये देख ले भारत और अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले, क्या वो इतनी ही ऐसा ही संयम दिखाएगा अपने एक्शन में? मेरे ख्याल से संयम दिखाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जहां तक जितने भी इंडिकेटर्स हैं ऐसा दिखाता नहीं है कि इस टाइम पे वो भी युद्ध चाहता है। तो इसलिए अगर उसकी कैजुअलिटीज हुई भी है तब भी मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा संयम ही रखेगा और वो कभी बताएगा नहीं। जहां तक मेरा अनुमान है वो शायद कभी बताएगा नहीं कि कितना कैजुअलिटीज हुआ है, और अगर बताएगा भी तो शायद करेक्ट फिगर बताने की चांसेस बहुत कम है। तो बट मेरा ये मानना है कि वो संयम तो दिखाएगा, क्योंकि अभी संयम से ही काम आगे जाना है, क्योंकि अगर संयम सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर और आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने सेना हेडक्वार्टर में यह जानकारी दी है कि भारतीय फौज ने वहां पर बैनर ड्रिल भी करनी की, लेकिन चीन के सैनिक नहीं माने, पीछे नहीं हटे और उसके बाद वहां पर हालात खराब होते चले गए और यह झड़प हुई है। कर्नल टिनी, ये बैनर ड्रिल क्या है, अगर हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। देखिए, बैनर ड्रिल दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जब हम ऐसे इलाके में जहां पर LAC है और जहां पर मतभेद है,
वहां पर हम पेट्रोलिंग करते हैं तो हम अपना बैनर दोनों तरफ, दोनों ही पार्टियां बैनर लेके आते हैं। उस बैनर में ये लिखा होता है कि सबसे पहले 2 बैनर होते हैं। सबसे पहले बैनर में ये लिखा होता है कि आप हमारे इलाके में आए हैं, आप वापस जाइए। ये इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज में दोनों तरफ लिखा जाता है। उसके बाद जैसे कोई पार्टी मान लीजिए पेट्रोलिंग जा रहा है और आगे वाली पार्टी मिल गया तो दोनों अपना अपना बैनर खोल लेते हैं और दोनों में यही लिखा होता है कि आप हमारे इलाके में आइए, आप वापस जाइए करके। अगर सामान्य हालात रहते हैं तो उसमें दूसरा बैनर निकाला जाता है कि जिसमें यह बताया जाता है कि फ्रेंडशिप और जो दोस्ती है उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों वापस अभी जा रहे हैं करके। तो दोनों एक साथ ही बैनर खोल लेते हैं, दूसरे वाला बैनर, और वापस मुड़ के पीछे अपने अपने जगह पे जाते हैं। ये सामान्य तौर पे होता है। इस बार अभी जैसे आप बता रहे हैं, हमने बैनर खोलने के बाद भी अगर उन्होंने पीछे नहीं गए तो इसमें स्वाभाविक है कि वो उन्होंने वहां पर अपना जो है अपना जो हवा या अपना जो क्या बोलते हैं अपना जो डोमिनेंस दिखाने के लिए किया होगा, जरूर किया होगा वो। जनरल जायसवाल, एक बात बताइए, अगर वो बैनर ड्रिल को नहीं सुन रहे, अगर वो दिन में हुई बातचीत को नकार के रात में झड़प कर रहे हैं, अगर आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पर वो दस्ताने पहनकर आ रहे हैं जिनमें कील लगी हुई थी और वहां पर उनकी तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या ऐसे में संभव है कि चीन संयम दिखाएगा जिसकी उम्मीद वो भारत से कर रहा है, या वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा? देखिए, अगर उनकी भी कैजुअलिटी हुई है तो वो भी फर्म वहां पे रहेगा, लेकिन जो उसको हिदायत उनके सीनियर कमांडर से मिलेगी, जैसे कि हमारे ट्रुप्स को भी हिदायत दी जाएगी, तब वो संयम बरतेगा। क्योंकि जैसे बताया जा रहा, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है अभी तक, इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा कहना इज टू डिफिकल्ट। कोई नहीं कह सकता, नो वन कैन लेजिस्लेट फॉर द एक्शंस ऑफ द चाइनीज। और ये कहना नहीं है, मेरे ख्याल से जो है ऊपर से हुक्म आ जाएंगे उनको भी, वो संयम बरतेगा, ऐसी बात नहीं। और सर, आपका आकलन क्या ये उसने किया क्यों? अगर उसको बैनर ड्रिल नहीं दिखी या नहीं मानी, अगर वो झड़प के मूड से ही आया और कैजुअलिटीज होंगी इसको समझते हुए भी आया, और ये तब आया जब बातचीत हो रही है और चीजें डीएस्केलेट करने की कोशिश हो रही हैं, तो इसके पीछे की सोच क्या रही उसकी फिर? देखिए, बैनर ड्रिल जो है एक ड्रिल है, उसको उस मौके के ऊपर ऑनर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक एहतियाती एक रवैया है जो कि हम करते हैं। नहीं तो झड़प अगर उसको रिस्पेक्ट करे तो झड़प का सवाल ही नहीं पैदा होता। कई जगह पहले भी कई जगह झड़पें होती हैं, क्योंकि जब बैनर ड्रिल होती है उसके बाद क्या वाद विवाद शुरू होता है ऑन द स्पॉट। ये डिपेंड करता है किस टाइप के ट्रुप्स हैं, कैसी वहां पे वार्तालाप है, तब जाके जो है। पर सर, आप जो अभी कह रहे थे उससे ही लग रहा है कि वो तो झड़प के मूड में ही आया था सर। देखिए, वो एहतियाती तौर के ऊपर, क्योंकि झड़पें हुई हैं यहां पर, पहले भी जो है झड़पें हुई हैं, वो एहतियाती तौर के अपनी तरफ से वो लैस होके आया वहां से। तो मुद्दा बड़ा क्लियर है कि अगर झड़प होगी तो हम जो इंडियन ट्रुप्स है उनको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनका मुद्दा बड़ा साफ है। इंटेंट जो उनका इस चीज के लिए था उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तैयार होके आए हैं कि अगर झड़प होगी तो हम इनको जो है नुकसान, फिजिकल नुकसान पहुंचाएंगे। बट क्या उनको जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मारेंगे वो जान से? ये एक्चुअली इसको एस्केलेट करना इतना लोकल लेवल के ऊपर जो वहां पे मौजूद था, क्या स्थिति थी, धक्का दिया, रॉक के ऊपर गिरे, क्या हुआ, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। तभी पता चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि गिरा के उसने पत्थर मारा। ये भी हो सकता है कि उनको धक्का दिया, धक्का दे के वहां रॉक्स बड़े शार्प हैं, सिर उनका लगा वहां पे। कर्नल डिनी, इस पूरे हालात में मेरे को एक चीज और चैनल पे जाना है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कर्नल डिनी, एक बात और समझाइए कि जब भी कोई ऐसा मसला, ऐसे गंभीर हालात किसी भी वजह से अगर पाकिस्तान के साथ बने, तो हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान को हम करारा जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम उनके घर में घुसकर भी एक्शन लेने की बातें करते हैं और वो करके हमने दिखाया है। चीन के साथ भारत की तस्वीर क्या वैसी हो सकती है? क्या हम उसी तरीके से बात कर सकते हैं कि यहां पर हमारा जो जवाब होना चाहिए वो उसी लेवल का होना चाहिए?
मैं ये इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और हमें क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ में हमें उनकी नीयत के बारे में क्लियर पता है कि वो क्या चाहता है, हमारे देश के अंदर क्या चाहता है, कश्मीर में क्या चाहता है। पिछले जो 4 बार जो हेलो जी हाँ, पिछले जो 4 युद्ध हुए उसमें क्या चाहते थे वो। लेकिन चाइना के साथ में यस 1962 में लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे संबंध अभी जैसे मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट 45 साल के बाद जाके अभी एक कैजुअलिटी हमारे वहां पर इस तरह के एक मुठभेड़ में हुआ है। तो ये कहना कि पाकिस्तान की तरह ही चाइना को ट्रीट करें, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों अलग अलग, हमारी चुनौतियां अलग अलग हैं, हमारी इंटरेस्ट अलग अलग हैं और हमारी जो कैपेबिलिटीज भी हैं उन दोनों की तरफ जो है वो अलग अलग है। तो हमें ये सब रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलग अलग रणनीति होनी चाहिए, यही मैं मानता हूं। ठीक है, मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आपको कोई जानकारी मिल रही है कि भारत का रुख इस वक्त वहां पर क्या रहने वाला और वहां अभी के हालात क्या हैं? क्योंकि जनरल जायसवाल ये कह रहे थे कि ये मान के चलिए कि अगर तनाव इतना बढ़ गया है तो हो सकता है वो एस्केलेट होकर दूसरे फिंगर पॉइंट्स या दूसरे इलाकों में उसका असर दिखे। और बिल्कुल इसी का अंदेशा जो ऑन ग्राउंड कमांडर्स हैं उनको भी है और इसीलिए ब्रिगेड कमांडर लेवल टॉक्स इस समय जारी है और साथ में 3 डिव के यानी त्रिशूल डिवीजन के जीओसी हैं खुद उस समय मौके पर मौजूद हैं। जो इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स और सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो कर्नल रैंक ऑफिसर और साथ में 2 जवान शहीद हुए हैं। दरअसल उनकी यूनिट इस समय फॉरवर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय है। पूरी तरीके से उन्होंने जो जिस बैनर ड्रिल का आप बात कर रहे हैं जो जनरल हरिंदर ने उसकी रिपोर्ट भी सौंपी है और मिनट टू मिनट जो मूवमेंट हुआ है यानी मिनट टू मिनट जो कार्रवाई कल देर रात हुई है जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच झड़प हुई उसमें भी इसको मेंशन किया गया। दरअसल उस ड्रिल में साफ तौर पे लिखा है कि 2015 के एग्रीमेंट के तहत आप पीछे जाइए, हम दोनों बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज पीएलए ने रणनीतिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की और गलवान के इलाके पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 का ये जो पूरा एक्सेस है जिसपे भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने थी, दरअसल इसी एरिया को पार करने की कोशिश, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश चाइनीज पीएलए ने की और उसी का जवाब देते हुए क्योंकि इंडियन आर्मी की सिखलाई है ऑफिसर हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो उस समय से कमांडिंग ऑफिसर जो उस यूनिट के थे वो खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने चाइनीज पीएलए के जो ऑफिसर्स और जवान थे उनको रोकने की कोशिश की, साथ में अपने जवानों को कंट्रोल किया और उनको कहा कि किसी भी तरीके से कोई भी अनियमितता नहीं होनी चाहिए और चाइनीज पीएलए के ये जवान किसी भी तरीके से जो बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार कर अंदर की तरफ नहीं आए और जहां पर वो बैठे हुए हैं उसको क्रॉस ना करें। और फिर उसके बाद ये झड़प आगे बढ़ी और झड़प इतनी आगे बढ़ी कि उग्र हो गई। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक ये पूरी जानकारी दी गई है और यही मिनट टू मिनट डिटेल रिपोर्ट इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है और यही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी गई है। अब कमोवेश इस पूरे जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के साथ साथ मेन एपिसेंटर जो है वो गलवान का एरिया है और साथ में पेंगोंगसो को भी जो फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन है जहां पे लगातार इसी तरीके का अग्रेशन पहले देखने को मिला। आपको यह भी बता दें सुशांत की जब 5 और 6 मई को जब यहां पे अग्रेशन हुआ था फिंगर 4 और फिंगर 5 में तो उस दौरान भी एक सीनियर ऑफिशियल काफी इंजर्ड हुए थे जिनका इलाज इस समय हॉस्पिटल में चल रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके अलावा जवान इंजर्ड हुए थे भारतीय सेना के और चाइनीज पीएलए के भी, लेकिन भारतीय सेना की रिपोर्ट तो आई लेकिन चाइनीज पीएलए की उस समय भी रिपोर्ट नहीं आई। तो इसलिए यह अनुमान बिल्कुल साफ लगाया जा सकता है कि अभी भी जो भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो मान के चल रहे हैं कि चाइनीज पीएलए की भी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन चाइनीज पीएलए की तरफ से औपचारिक तौर पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि उनकी कैजुअलिटी हुई है। तो ये एक बहुत निर्णायक समय है क्योंकि एक तरफ पेंगोंगसो का फिंगर 4 फिंगर 5 एरिया है, दूसरी तरफ गोगरा पोस्ट और फिर ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 ये गलवान के इलाके में जो इस समय मेन एपिसेंटर है टेंशन का। सुशांत। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सिन्हा सर, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। बहुत बड़ी खबर ये एलएसी से आ रही है, आपका आकलन क्या है इसको लेकर? देखिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गलवान के अंदर में इस तरह की यदि झड़पें हैं और हम इस पे ये ले रहे हैं शायद कि गोली नहीं चली और सब ऐसे हो गई, झड़प में मारे गए। अनआर्म्ड कॉम्बैट भी होती है, अनआर्म्ड कॉम्बैट भी कॉम्बैट का हिस्सा है। मेरा ये मानना है यदि ये हुआ है और चाइनीज के पहल से हुआ है, एक भी आ रही रिपोर्ट कि चाइना की तरफ भी लोग कितने मारे गए, तो वो खुल के आनी चाहिए कि क्या हमारा रिस्पॉन्स था। आपको ये मानना पड़ेगा कि देखिए गलवान के अंदर में हम स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी चीज अचीव कर चुके हैं और हम उसको ऐसे जाया नहीं जान सकते। आपको गलवान में ये समझना पड़ेगा द स्योक से जो डीबीओ का रास्ता हमने बनाया है डॉलर बैक कोल्डी का, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है सियाचिन ग्लेशियर को
और वहां से हमारे करमक्रीक की दूरी केवल 8 किलोमीटर, मात्र 8 किलोमीटर है। और यदि हम इस पूरे प्रकरण को लें तो हम पूरे उनके जो सी पैक हो उसको थ्रेटन करते हैं। तो चाइना तो जाहिर है बौखलाहट तो होगी। जब आप ये कहते हैं एक्साइज चीन हमारा है, हम उसको लेंगे, तो आप इन चीजों को करनी पड़ेगी। अभी जो झड़प हुई है वो है दूसरी एक रोड है जो स्योक से, जहां से डीबीओ को जा रही है, दूसरी सड़क को जाती है, वो जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 की बात करते हैं और वो गोगरा पोस्ट भी कहते हैं समटाइम। उसमें एक और पोस्ट आ रही है 120 किलोमीटर 120। तो वहां पर यदि एक झड़प हुई है और किन कारणों से हुई है, तो देखिए 3 ऐसे पत्थरों से 3 आदमियों को आप नहीं मार सकते, शहीदी नहीं होती है। हम लोगों ने बहुत ऐसे देखे हैं, इसके अंदर में बहुत बड़ा है एग्रेशन हुआ होगा, तभी ऐसी शहादत होती है। तो यदि चाइनीज के तरफ में क्या कैजुअलिटी है, हम कहां हैं, वो जब तक खुल करके नहीं आएगा तो इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। मगर आप ये लेकर चलें, क्योंकि सारे आप लोग सुन रहे हैं, हमने स्ट्रेटेजिकली बहुत एग्रेसिव पोजीशंस में जगह अख्तियार कर ली है। कोई उसका माने नहीं है कि आप वहां से एक कदम भी पीछे आएंगे, क्योंकि यदि आप पीछे जाएंगे तो हमारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं या जो काम हो रहा है, जिस चीज को हम बड़े लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, उसमें रुकावट आएगी। ठीक है, के सिन्हा साहब, कर्नल डीनी भी हमारे साथ हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार हमें करना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ वहां पर, क्योंकि गोली चली नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं कि वहां पर पत्थर से 3 लोगों की शहादत हो जाए, ये बहुत मुश्किल लगता है विश्वास करना। कर्नल डीनी कह रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है कई बार। बहुत जनरल जायसवाल हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि पत्थर बहुत नुकीले हैं, शार्प हैं, हो सकता है उससे ऐसी इंजरीज हो गई हो जिससे कि किसी की कैजुअलिटी हो जाए। तो अभी हमें थोड़ा डिटेल का इंतजार करना चाहिए कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ। लेकिन नहीं है, देखिए पत्थरों से हो, नुकीली चीजों से हो, यदि ठीक है, हमें पूरे इंफॉर्मेशन आने चाहिए। ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि चाइनीज की तरफ भी कैजुअलिटी हुई है, तो जाहिर है कि झड़प तो हुई है। सही बात है, झड़प तो हुई है सर। और इस झड़प के पीछे की वजह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बातचीत चल रही थी और आप फिर इस तरीके से झड़प करें तो कोई विश्वास नहीं कर सकता आप पर। चीन को यह भी बात समझनी होगी। हमारे साथ मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, और क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, जो इस समय फॉरवर्ड लाइन पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस गलवान पोजीशन पर जो यूनिट थी, वो उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और साथ में एक जेसीओ और एक जवान, ये तीनों मार्टियर हुए हैं। और किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर की शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप ये कह लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी थी, पत्थर नुकीले थे या जो भी था, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब कॉम्बैट एक्शन के दौरान चाइना और भारत के बीच यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह पहली कैजुअलिटी है। और ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे जो मामला है वो आगे की तरफ बढ़े या पीछे की तरफ बढ़े, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि कैजुअलिटी इस समय जो भारतीय सेना के जो एक कमांडिंग ऑफिसर की हुई है, उसके साथ साथ चाइनीज पीएलए की तरफ से जो हुई है कैजुअलिटीज, वो उसे बताएगा नहीं। लेकिन हम लोग जिस तरीके की कंडीशन में हैं और फेस ऑफ की कंडीशन इस समय बनी हुई है, वो एक रणनीतिक तौर पर और डिप्लोमेटिक तौर पर दोनों तरह से बहुत अहम है। इसीलिए सुशांत, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आप इसे केवल गलवान का एग्रेशन देख के ना सोचें। ये 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय जो मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। अब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी देंगे और जो कुछ भी उन्हें सेना की तरफ से बताया गया है, सेना की तैयारियों के लिहाज से, वहां जो हुआ उसके लिहाज से, वो अब सारी ब्रीफिंग रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। हालात वहां पर गंभीर बने हुए हैं और यह बहुत बड़ी खबर है। वहां जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है और इसीलिए अब प्रधानमंत्री तक ये पूरी जानकारी पहुंच रही है। झड़प में एक कर्नल, एक जेसीओ और एक सैनिक के शहीद होने की खबर है। कर्नल जो वहां पर कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी शहादत की खबर मिल रही है। कर्नल डीनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल डीनी, एक बात ये समझाइए कि सीओ की शहादत हो जाना ये बहुत बड़ी बात है और वहां पर जो सैनिक होंगे उनके अंदर बहुत गुस्सा भी होगा इस वक्त। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। एक कमांडिंग ऑफिसर का शहीद होना एक पलटन के लिए
एक बहुत बड़ा हादसा होता है। वो पलटन में बहुत गुस्सा भी होगा उसमें मेरे को कोई शक नहीं है, और एक बहुत बड़ा लॉस भी है, क्योंकि पलटन का एक कमांडिंग ऑफिसर उस पलटन के लिए सब कुछ होता है, और उनका इस तरह से शहीद होना, मुझे सिर्फ यही यहाँ बैठ के मैं व्यतीत तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा उनके जो पलटन है उस पर क्या चल रही होगी अभी। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि इंडियन आर्मी में जब कमांडिंग ऑफिसर्स का ऐसे हालात होते, अगर ऑपरेशंस में शहीद होते हैं, तब भी पलटन पूरी तरह एक साथ रह के आगे के लिए जो ऑपरेशंस है उसके लिए कभी कोई पीछा नहीं हटता है। हमने कारगिल बाकी जो ऑपरेशंस में भी देखे हैं, तो मुझे उस चीज पे भी विश्वास है कि भले ही कैजुअलिटी हुई हो, लेकिन पलटन कभी उसमें कभी कम नहीं होगा। उनके जो विश्वास और उनका जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं होगी। कर्नल डिनी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इस इलाके में सर्व कर चुके हैं, कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार कुछ यूं समझाएं कि उनको एकदम तस्वीर क्लियर हो जाए कि कहां कहां पर बिल्कुल आमने सामने है सेना, और ये जो घटना हुई दरअसल वो फिंगर 4, फिंगर 5 के इलाके से कितनी दूर है, कहां पर एग्जैक्टली हुआ ये? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। हमें जैसे अभी तक पता था कि 4 जगह पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है पहले से जो चले आ रहे थे पिछले 1 महीने से, वो है ये जो गलवान वाला एरिया जो PP14 कहते हैं, उसके नीचे की तरफ PP15, और फिर नीचे हॉट स्प्रिंग, और फिर नीचे पेंगोंगसो लेक। अगर सबने जिनको अभी तक सबके बारे में सबको पता होगा, ये जो इलाका है तकरीबन आप मान के चलिए कि तकरीबन 180 किलोमीटर पेंगोंगसो से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, जो 180 से 200 किलोमीटर के बीच में उतना दूर है ये जो हादसा अभी ये जो गलवान का ये जो प्रॉब्लम चला है। तो ये सारे इलाके दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। वहाँ का जो एरिया है वो ऐसा है कि काफी बहुत विशाल एरिया है, जहाँ पे भी खुले पर्वत ही पर्वत है। तो ये डिस्टेंसेस बहुत नेचुरल है, वहाँ पर कॉमन है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो पेंगोंगसो से बहुत ऊपर है, कम से कम 180-200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये। पेंगोंगसो से 180 किलोमीटर नॉर्थ आप बता रहे हैं जहां पर यह घटना हुई है, और दूर दूर हैं ये इलाके, ये भी आप जानकारी दे रहे हैं। सर एक और चीज समझाइए। जनरल सेना, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कर्नल डिनी और समझा दीजिए कि अगर उनकी मंशा झड़प की ही थी और वो आए और वहां पर गोली नहीं चली है, अब पत्थर से झड़प हुई हो या किसी और चीज से हुई हो, लेकिन अगर गोली नहीं चली और ये तब हुआ जब वहां पर दोनों तरफ सैनिक हैं, चीन की भी तैयारी पूरी थी, वहां पर सैनिक थे, इसका मतलब भारत की फौज जो वहां पर थी उसकी तैयारी इतनी थी कि उनको पता था कि गोली चलाना खतरनाक हो सकता है, मामला हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जो झड़प हुई भी वो शायद हाथापाई या पत्थर के लेवल पर हुई। हाँ, मुझे भी वही लगता है कि जो हाथापाई हुई है वो पत्थरबाजी और इसी तरह से जो धक्का मुक्की, और हो सकता है कोई रॉड का भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन गोली तो नहीं चली है जरूर। ये तो अभी तक कंफर्म किया है, मेरे ख्याल से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो हमने पहले जब बताइए रात के वक्त हुआ है, अब रात के वक्त हम सबको पता है कि जब ऐसे हालात में वहां पर कौन सामने है, कौन पीछे है, कैसे कौन धक्का मार रहा है, कौन पत्थर मार रहा है, ये कोई पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए लेकिन एक बहुत ही ये ऊपर वाली क्या बोलते हैं उसको एक अच्छा सिर्फ ये था कि गोली नहीं चली। अगर दोनों तरफ से गोली चली होती तब आप सोच के देखिए कितना ज्यादा और कैजुअलिटीज दोनों तरफ। और सर, जब हम रात की बात कर रहे हैं तो इस इलाके को ऐसे भी समझें कि वो घूप अंधेरे वाला इलाका होगा, वहां कोई लाइटिंग टावर्स नहीं लगी होंगी जिससे दिख रहा हो कौन कहां है। बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पर, कोई एक लाइट का नाम का कुछ नहीं है, और वहां पर उस हालात में वहां पर धक्का मुक्की हुई है। तो इसीलिए जैसे पहले जनरल साहब भी जो कह रहे थे कि किस तरह से एग्जैक्टली कैसे कैजुअलिटीज हुई है ये बताना मुश्किल है। सिर्फ इतना ही हमें अभी तक पता है कि ये गोली से नहीं हुई है, तो ये किस तरह से हुआ, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसा एक स्थिति हुई जिसमें एक कर्नल सीओ और एक जेसू साहब और एक जवान शहीद हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि बिना गोली चले, बिना सिर्फ हाथापाई में ऐसा होना मेरे समझ में बहुत बड़ा हमारे लिए एक दुर्घटना ही है, मैं यही मानता हूँ। जनरल सिन्हा, ऐसे में जब जो सीओ के शहादत के बाद वहां पलटन में गुस्सा है, इस घटना को सुनने के बाद देश में गुस्सा है, सरकार का रुख क्या होना चाहिए? देखिए सुशांत, मेरा क्या मानना एक है कि हमारी जो पोस्चरिंग के अलावा हमारा एग्रेशन पूरा होना चाहिए।
देखिए, जब हम 3,500 किलोमीटर, तकरीबन 488 किलोमीटर की जब बात करते हैं, 348 किलोमीटर, 28 ऐसे जगह हैं चाहे वो सेंसिटिव है या डिस्प्यूटेड है, और इन जगहों में, सारी जगह में हम डोमिनेट कर रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है कि चाइनीज हमें कोई डोमिनेट कर रहा हो। और आपको पता होनी चाहिए, हम कामी नहीं है, हम लोग डिप्लॉयड हैं इन जगहों में। तो हमारी एग्रेशंस, आप ऐसा जगह नहीं, ये नहीं है कि यदि आप एक जगह कहीं पर हो रही है झड़प, तो आपको और भी जगह है जहां पर आप इसको प्रोएक्टिवली लेकर के एक्शंस ले सकते हैं। देखिए, इस जगह में क्या हुआ है, गलवान इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये मैं नहीं मानता, गलवान और आप पैंगोंग की बात कर रहे हैं, बहुत दूरी है, उनकी अप्रोच का रास्ता अलग अलग है। और जहां पर ये हुआ है, मेरे हिसाब से ये हुआ है जो स्योक से हम जब गोगरा की तरफ जाते हैं, तो उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 आती है, उसके पास। और देखिए, दो एक बयान को आप दरअंदाज ना करें। अभी विदेश जो यहां पर है, एम्बेसडर हैं, उनका यह कहना है कि भारत की सेना 2 बार उनके इलाके में घुसी है, ये बयान आया है। तो बयान, हम इसको कह रहे कि हम गोली नहीं चली और हम उसके पीछे छिप जाएं और पत्थरों के ऊपर में शहादत हो गई, तो हम बहुत बड़ी बात अचीव कर लिए, मैं इसको नहीं मानता हूं। यदि शहादत हुई है और गोली चलनी है, तो गोली नहीं चली तो बहुत बड़ी चीज नहीं हुआ हमने। गोली, यदि हमारा स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर होगा और होना चाहिए, हम एक भी कैजुअलिटी नहीं देंगे और कैजुअलिटी नहीं देना चाहिए। यदि आप इस तरह के इन चीजों के पीछे छिपेंगे, तो आप देखिएगा आने वाले समय आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आप इसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते। ये तो, लेकिन अगर ब्रश असाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? आप एग्रेसिव हैं, ये हम कह रहे हैं कि चाइना मारे गए हैं, बताना चाहिए चाइना कितने मरे हैं। नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं सर, अगर ब्रश असाइड नहीं करेंगे, अगर उनको मैसेज देंगे, तो फिर तो वहां गोली चलने की नौबत भी आएगी। ऐसे बातें होती है क्या? सामरिक चीजें ऐसे नहीं होती, सामरिक चीजें होती है ताल ठोक के सामने से। आप इसको नहीं कह सकते गोली नहीं चली, गोली नहीं चली। गोली क्या अचीव कर लिया आपने? जनरल सिन्हा, आप ये कह रहे हैं गोली नहीं चली, वो छोड़िए, लेकिन अगर अभी हालात ऐसे हैं, तनावपूर्ण है, शहादत हुई है, तो गोली चलाने की नौबत भी आए तो चलानी चाहिए। जी हाँ, क्यों? क्या घर रखा है क्या ये हथियार? देखिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जो एग्रीमेंट्स है ना, ये 5 एग्रीमेंट का फायदा चाहे, और उसी के कारण उसने डेवलप कर लिया। हमारे लोग कहते रहे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के और ये डॉक्यूमेंट को आप बाइबल मानिए, और बाइबल मान के कुछ ना करें। आज भी बैठ करके हम बाइबल मान रहे हैं। वो आपके 3, एक ऑफिसर और 2 एक जेसीओ जवान को मार गए। हमने ये कह रहे हैं कि हमने मार दिया, तो हमें बताएं कि कितने मारे हैं हमने। और आप नौखेले पत्थर से मार दिया और रॉड से मार दिया, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या चीज है? अरे भाई, ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शहादत अगर हुई है तो उधर मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो मैसेज देने का तरीका भारत सरकार को सोचना होगा। इस पर थोड़ी चर्चा और करूंगा सर। बड़ी खबर आ रही है कि झड़प में चीन के 11 सैनिक घायल हुए हैं और चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत की तरफ 3 शहादत की खबर मिल रही थी, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर के हवाले से कि चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं। और ग्लोबल टाइम्स, आप ये मान के चलिए कि चीन का सरकारी अखबार है, वो लिख रहा है, तो ये एक तरीके का चीन का कबूलनामा आप मानिए। मनीष, देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर के द्वारा औपचारिक तौर पर यह लिखना यह बताता है कि जहां भारतीय सेना की 3 कैजुअलिटी, जिसमें कर्नल रैंक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं चाइनीज पीएलए की तरफ से 5 कैजुअलिटीज हैं, यानी 5 जवान चाइनीज पीएलए के इस झड़प में मारे गए और 11 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चाइनीज जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइनीज, आप ये समझ लीजिए चाइना का एक तरीके से वो ऑफिशियल पेपर है, या आप समझ लीजिए पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल का पेपर है। उसके तरफ से उसके औपचारिक तौर पे जो वेनवेन है
जो वहां के चीफ रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक कहा गया कि करीबन चाइनीज पीएलए के 5 जवान शहीद हुए और इस झड़प के अंदर 11 बुरी तरीके से जख्मी हैं। आपको ये बता दें, जिस तरीके से हम अनुमान लगा रहे थे, भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि चाइनीज पार्ट पर भी, यानी चाइनीज पीएलए की तरफ से भी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। लेकिन वो कैजुअलिटीज का फिगर क्या है, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइनीज पीएलए उसको नहीं बताएगा, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के ऑफिशियल रिपोर्टर के मुताबिक अभी ये कैजुअलिटी का फिगर करीबन 5 है। चाइनीज पीएलए के 5 जवान मारे गए झड़प में, इसमें ये भी पता चल पा रहा है कि उधर जो कैजुअलिटीज हुई है 5, उनमें अधिकारी कितने हैं, सैनिक कितने हैं? देखिए, अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के द्वारा जब ये कोट किया गया, उसके रिपोर्टर के द्वारा कोट किया गया, तो आप ये समझ लीजिए कि चाइना की ऑफिशियल कैपेसिटी में जो डिटेल्स हैं वो इनको दी गई और वही वो बाहर आई हैं। और ये एक कंट्रोल्ड भी हो सकता है और ये साइऑप्स का तरीका भी हो सकता है, लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये जो रिपोर्टर है ये ग्लोबल टाइम्स की हैं और इनके ऑफिशियल कैपेसिटी में ये बात इन्होंने कही कि करीबन इसमें अभी तक 5 चाइनीज पीएलए के जवानों की डेथ हुई है, मौत हुई है और इस एक्शन में मारे गए और उसके बाद 11 इंजर्ड हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा गलवान का एरिया जो है स्ट्रेटेजिक तौर पर चाइनीज पीएलए यहां पर दबाव बनाने की लगातार रणनीतिक कोशिश कर रहा था और इसी के लिए कल देर रात झड़प भी हुई और इस झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर 2 जवान शहीद हुए। तो उसके साथ साथ चाइनीज पीएलए की तरफ से औपचारिक तौर पर यह कहा गया। तो आप ये समझ लीजिए सुशांत, इस समय 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए का दबाव ईस्टर्न लद्दाख के इस पॉइंट से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बड़ी खबर है मनीष कि जो एलएसी पर हुआ है वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जो कर्नल डिनी कह रहे थे कि अगर भारत की तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, शहादत हुई हैं, तो ये मान के चलिए कि भारत ने ऐसा जवाब दिया होगा कि उधर भी कैजुअलिटीज हुई होंगी। ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर हैं वैंग वेननेन, उन्होंने ट्वीट किया है, रिपोर्ट से 5 पीएलए सोल्जर्स वर किल्ड and 11 were injured at LAC China India border yesterday। ये वैंग वेनवेन हैं जो ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर हैं और उन्होंने लिखा है कि 5 चीन के सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स वहां का वो अखबार जो चीन की सरकार के कहने पर लिखता है, हर एक बात जो कलम चलती है ग्लोबल टाइम्स में वो वही छापती है, वही लिखती है जो चीन की सरकार कहती है। तो ये बड़ी बात है, ये चीन का एक तरीके से कबूलनामा है कि 5 सैनिक मारे गए हैं भारत के साथ झड़प में चीन के और 11 घायल हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने में एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।